छत्तीसगढ़ के रायपुर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध प्रदर्शन। मोदी सरकार के खिलाफ जताया विरोध। किसानों मजदूरों को लेकर रखी गई मांगे। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 300 कार्यकर्ता। भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में ली सदस्यता। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कोरोना को नियंत्रित करने में बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल। बीजेपी का घर घर संपर्क अभियान। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने बांटा पीएम मोदी का पत्र। पार्टी कार्यकर्ता भी साथ रहे मौजूद। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कोरोना काल में लोगों की दिन ब दिन खराब होती हुई स्थिति के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और इसके विरोध में देश भर में धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध जताया है और नारेबाजी की है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासा ध्यान रखा गया। जिस तरीके से लगातार जितने भी फैसले लिए गए हैं मोदी सरकार की तरफ से कोरोना के संकट के काल में, उनको लेकर के नाराजगी कहीं ना कहीं जाहिर की है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने और इसी को लेकर के देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी के चलते रायपुर में भी छत्तीसगढ़ के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। खासतौर पर मोदी सरकार के खिलाफ जिस तरीके से श्रम और कृषि कानूनों में बदलाव किए गए हैं उनको लेकर के सीपीआईएम ने विरोध प्रदर्शन किया है और पेट्रोल डीजल के दामों में भी लगातार वृद्धि की जा रही है, उसको लेकर के भी विरोध प्रदर्शन मोदी सरकार का किया जा रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। खासतौर पर मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की गई है और जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए विरोध प्रदर्शन करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। चेहरे पर मास्क भी लगाया गया और हाथों में बैनर लेकर के, हाथों में नारे लिखे हुए लेकर के विरोध प्रदर्शन यहां पर जताया गया और नारेबाजी भी की गई। जिस तरीके से लगातार बीजेपी सरकार की तरफ से जो भी बदलाव किए गए हैं या फिर जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है उसको लेकर के नाराजगी जाहिर की गई है। मोदी सरकार का खासतौर पर विरोध प्रदर्शन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से किया गया है। देश भर में जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा था उसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है उसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया और जरीन सिद्दीकी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। जरीन जी, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ मांग इनकी तरफ से की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइना ने आज जो भारत के सैन्य ऑफिसर, 2 सैन्य ऑफिसर और एक सैनिक की जो शहादत हुई है चाइना में जी, तो उसको लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा था और कांग्रेस ने मांग करी है मोदी सरकार से कि क्या स्पष्ट नीति है वो स्पष्ट करे सबके सामने। क्या एक तरफ चाइना से बातचीत चल रही होती है सद्भावनापूर्ण माहौल में और अचानक से चीन के द्वारा इस तरह के जघन्य हत्या कर दी जा रही है, तो इस बात को लेकर कि चीन के साथ भारत सरकार की क्या नीति है। जी जरीन जी, जिस तरीके से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है उस दौरान उन्होंने क्या कुछ आरोप मोदी सरकार पर लगाए? जी, मोदी सरकार, आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा था और इन्होंने मोदी सरकार से मांग की गई है कि चाइना के ऊपर तत्काल इस जो हमला हुआ है इसका जवाब दिया जाए और कड़ी कूटनीतिक
कूटनीतिक रचना करके चाइना को पूरे घेरे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है पूरे विपक्ष की तरफ से, चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर अन्य विरोधी दलों की बात हो। इसी को लेकर के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से रायपुर में ये विरोध प्रदर्शन किया गया है और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है उसको लेकर के यहाँ पर विरोध जताया गया और जिस तरीके से कृषि के मामले में जो बदलाव किए गए हैं मोदी सरकार की तरफ से उसका भी विरोध यहाँ पर किया गया है और लगातार जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण पूरे भारत में फैल रहा है उसको लेकर के मोदी सरकार को ही यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया गया है और मनरेगा को लेकर के भी मांग की गई है कि शहरी गरीबों के लिए भी इस योजना को लागू किया जाए। और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है देश भर में, उसी को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर साफ तौर पर यह आरोप लगाए गए हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कि इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। अगर समय रहते सही से कदम उठाए गए होते और जिस तरीके से लॉकडाउन खोल दिया गया है, अब कहीं ना कहीं पहला चरण अनलॉक 1 का लागू है। जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर सख्त लॉकडाउन है, लेकिन उसके अलावा लगभग हर जगह पर पूरी तरह से लगभग खोलने के आदेश केंद्र सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं और उसको लेकर के भी वहाँ पर निशाना साधा गया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से यूं तो देश भर में ही विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में वहां पर नेता और कार्यकर्ता जुटे। सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखा गया और चेहरे पर भी मास्क लगा करके वो सड़कों पर उतरे और वहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, केंद्र सरकार का विरोध किया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कई मांगे अपनी सामने रखी। श्रम और कृषि कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं उनको वापस लेने की बात कही गई है। पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं उनमें जो लगातार दामों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, उसको लेकर के भी निशाना साधा गया केंद्र की मोदी सरकार पर और तेल की कीमतों को कम करने की मांग की गई है। और इसके अलावा जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उसको लेकर के सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना यहां पर साधा गया है और मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण नागरिक आपूर्ति निगम, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम, मार्कफेड, संस्कृति और पुरातत्व और योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक के दौरान सभी विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मंत्रालय में ये बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण नागरिक आपूर्ति निगम, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम, मार्कफेड, संस्कृति और पुरातत्व और योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के साथ समीक्षा बैठक की गई है। जिस तरीके से देश भर में अब अनलॉक 1 चल रहा है उसी को लेकर के किस तरीके से अब आगे काम किया जाना है उसको लेकर के रणनीति बनाने के लिए ये समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक के दौरान सभी विभागों के अधिकारी जिन जिन को बुलाया गया था वो सभी लगभग मौजूद थे और सभी को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब किस तरीके से आगे काम किया जाना है उस पर रणनीति बनाई गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर के जमकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोक नहीं पा रही है, बीजेपी का पूरा ध्यान चुनाव की तरफ है। वहीं पीसी शर्मा ने अस्पताल में भर्ती राज्यपाल लालजी टंडन के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। निश्चित मान के चलिए कि जो आज हालत है कोरोना की, अगर देश की बात करें तो 10,000 के करीब मौत का आंकड़ा पहुंच रहा है, 3.5 लाख लोग संक्रमित हो गए और यूरोप पूरा 48 देशों के बराबर मौतें यहाँ पे हो रही हैं। एक हफ्ते में 2,500 वहाँ भी हुई, 2,500 यहाँ हुई, 48 देशों के बराबर। उसको संभाल नहीं पा रहे हैं और भोपाल में फिर कल 62 केसेस आए हैं। हॉटस्पॉट एक और नया बन गया यहाँ पे भीमनगर, इसको संभाल नहीं पा रहे। टेस्ट हो नहीं रहे हैं बराबर, 1400 टेस्ट जो है उसके रिजल्ट ही नहीं आ पाए, फेल हो गए। वहाँ इंदौर में 500 फेल हो गए। तो ये इनके टेस्ट करने के तरीके भी गलत हैं, टेस्ट पूरे हो नहीं पा रहे हैं
कोरोना को संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन चुनाव रैलियां और चुनाव कैसे जीतते हैं इस पर कंसंट्रेशन है। अंतर्कलह यूँ भी है कि एक तरफ उन्होंने लगा दी कि ये बढ़ जाए राज्यसभा के इलेक्शन, दूसरी तरफ गवर्नर साहब, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि गवर्नर साहब जो लखनऊ में बीमार हैं जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, ये ईश्वर से कामना है। एक अच्छे व्यक्तित्व हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हैं, लेकिन आज बीमार है। ये भारतीय जनता पार्टी ये भी देख रही है कि ये गवर्नर साहब वहाँ हैं तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हो पाएगा इधर, इसीलिए वो लगा दी याचिका कि राज्यसभा के इलेक्शन बढ़ जाएं। और ये 19 के बाद अगर चुनाव हो गए और ये नहीं कर पाए मंत्रिमंडल का गठन तो लट चलेंगे वो सामने चुनाव। तो कुल मिला के अंतर्कलह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले बदनावर के 300 कार्यकर्ता कांग्रेस के जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है और बीजेपी का दामन अब थाम लिया है। पूर्व विधायक राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के समर्थन में बदनावर के 300 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। सभी कार्यकर्ता पूर्व विधायक के साथ भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे और पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इनके साथ धार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे दिनेश गिरवाल ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जिस तरीके से अब 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, उसी को देखते हुए लगातार सियासी समीकरण बदलते जा रहे हैं। कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता बीजेपी छोड़कर के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो कुछ कांग्रेस के भी बड़े नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे करीब 300-400 प्रमुख कार्यकर्ता आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और अगले चरण में मुख्यमंत्री जी पधारेंगे, सिंधिया जी जब आएंगे क्षेत्र में तो उस वक्त तकरीबन 4-5 हज़ार कार्यकर्ता और सदस्यता ग्रहण करेंगे। और हम सब ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में सब मिल के काम करेंगे और क्षेत्र का और प्रदेश का एकजुट होकर विकास। शेखावत जी से कुछ मनमुटाव किया? कुछ नहीं, मैं तो शेखावतों का भानेज हूँ, मेरी माँ शेखावत है और भानेज तो मामा से जो चाहे ले ही सकता है, कोई दिक्कत सर बदनावर में बीजेपी की स्थिति क्या नजर आ रही है सर? नहीं। अब चुनाव परिणाम आ ही जाएगा कुछ महीनों बाद, सर पता लगता है। सर कैसा फील कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में अलग कल्चर, यहाँ पे संगठन प्रमुख, लगता है सर कुछ बदलाव है? देखिए, भाव आपका समाज सेवा का भाव एक ही होना चाहिए और आपके क्षेत्र का हित, आपके राष्ट्र का हित सर्वोपरि है और राष्ट्रहित पार्टी से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा होता है। तो मेरे ख्याल से आपके समूची जिज्ञासाओं का जवाब यही है। ठीक सर, ठीक है। सुनील मालविया हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरीके से सियासी समीकरण अब लगातार बदल रहे हैं प्रदेश में? जी देखिए, मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर पाला बदल पॉलिटिक्स तेज हो चुकी है। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिनेश गिरवाल ने थामा बीजेपी का दामन और वहीं बदनावर के पूर्व विधायक दत्ती गांव के राजवर्धन सिंह जी ने भी अब तकरीबन अपने 316 जनप्रतिनिधियों के साथ आज भाजपा कार्यालय में बीजेपी का दामन थामा। जी राज्यवर्धन सिंह को क्या टिकट दिए जाने की उम्मीद है यहाँ से बीजेपी की तरफ से? जी देखिए, एक्चुअली यहाँ भी एक सोचने वाला विषय होगा, लेकिन जो एक जोश के साथ जो अपने 316 जनप्रतिनिधियों के साथ आज बीजेपी का दामन थामा उन्होंने बीडी शर्मा, सुभाष भगत के नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं जो अंदेशा लगाया जा रहा तो हो सकता है उनको उस क्षेत्र से जो उपचुनाव है उपचुनाव में उनको प्रत्याशी घोषित किया जाए। जी, और दिनेश गिरवाल भी कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और कांग्रेस छोड़कर के आज वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या कुछ उम्मीद, क्या कुछ दिए जाने की संभावना है बीजेपी की तरफ से? देखिए, दिनेश गिरवाल का जो आज दिनेश गिरवाल ने भी जो भाजपा का दामन थामा है, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में धार लोकसभा क्षेत्र में गिरवाल का एक अच्छा वर्चस्व है। इसको लेकर तो कहीं ना कहीं भाजपा जो कांग्रेस के ऐसे प्रत्याशी को तोड़ जोड़ने में लगी हुई। मध्य प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक जो समीकरण जो बदल रहे हैं वो एक और कोरोना वायरस नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। लेकिन जब इन लोगों ने बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर बीडी शर्मा, सुभाष भगत,
संगठन के सामने इन्होंने बीजेपी का दामन थामा, लेकिन वहां पर इनके चेहरे पर मास्क जरूर थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जी जी, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कई लोगों ने मास्क लगाए जरूर हैं, लेकिन कुछ के गले में हैं, और जब बाइट दे रहे हैं बड़े नेता उनके, तो पीछे सभी के मास्क लगभग गले में है, मुंह पर किसी का भी नहीं, और सोशल डिस्टेंसिंग की वहां पर सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 300 लोगों का एक साथ जुटना, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल जी, मध्य प्रदेश में इस वक्त कोरोना वायरस जी जी, भोपाल शहर की बात करें तो 2100 के पार आंकड़ा पहुंच चुका हूं। वहीं अगर इंदौर की बात करें तो दिन पे दिन कोरोना संकट काल जो है, कोरोना वायरस जो मरीजों की जो संख्या है पेशेंटों की, वो अधिकतर बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में भाजपा जी, दल बदलू की नेतागिरी रोज तेजी है। भाजपा छोड़ कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के नेता जो सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल धज्जियां उड़ा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल एहतियात नहीं बरत पा रहे हैं। जी जी, इससे पहले भी इंदौर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था बीजेपी नेता की तरफ से, और वहां पर पूरा हंगामा हुआ था, विपक्ष ने हंगामा किया था। लेकिन अब जब यहां पर बीजेपी के कार्यालय में ये 300 लोग एक साथ जुटे हैं, तो इस पूरे मामले पर विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी देखिए, विपक्ष की तरफ से विपक्ष लगातार हमलावर है जी, और विपक्ष का कहना यह है कि ये देखिए, आप बीजेपी कार्यालय के अंदर 316 जनप्रतिनिधि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जो एक मोदी मूल मंत्र है कि 2 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन वो जो है आज हमने आप भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस तस्वीर में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यालय के अंदर की बात अलग। जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी तब तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग थी, लेकिन जब वो लोग कार्यालय गए एक साथ एक भीड़ में इकट्ठा होते हुए, तो वहां कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं दिखाई दी। जी जी सुनील, कहा जाता है ये जितने भी बड़े नेता है ये सभी ये कहते हैं कि समाज सेवा के लिए वो राजनीति में पाला भी बदल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरीके की ये समाज सेवा है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन करवाना और सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, इस तरीके से कोरोना के संकट में जहां लोगों को जागरूक करने की बात कही जानी चाहिए थी, वहां पर ये लोग सभी लोगों को एक साथ कर रहे हैं। जी देखिए, एक तो एक सोचने वाला विषय है। अभी हाल ही फिलहाल बीजेपी का जो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए थे प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस कार्यालय में, तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ाई गई थी। और दिन प्रतिदिन जो आंकड़ा बढ़ रहा है, कोरोना वायरस के जो मरीज बढ़ रहे हैं संक्रमित के, उसके बावजूद भी ना तो बीजेपी के लोग ना कांग्रेस के लोग, दोनों ही पार्टी सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही है। और बीजेपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद मीडिया के सामने बिना मास्क लगाए मीडिया से मुखातिब होते हैं। जी सुनील, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से उपचुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, लगातार सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, और पाला बदलने में जो माहिर हैं या फिर जो लालच में आ रहे हैं वो नेता जरूर पाला बदल रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अपना इतिहास देखो, पंजाब का फतेह का मतलब जितना ते जिहड़ी कोरोना वायरस है इहदे उत्ते फतेह को फतेह हो पंजाबियों, आओ मिशन फतेह का साथ फतेह हो पंजाबियों, कोरोना पर करे फतेह। भीड़ पई पंजाबियों तुसी डोलना नहीं हो, दित्ती झूठ तो वध के लोक खोलना नहीं हो, चंगे ते चमकीले दिन मुड़ के आउणगे, सत्थां दे विच फेर तो बाबे सीप लाउणगे, फिकरां दियां पंडां ला के तुसीं दूर ही रखिओ, पहला वर्गा चेहरिਆਂ ते तुसीं नूर ही रखिओ, रन्ना कालियां रातां दी जदों सुबह होऊगी, फतेह हो पंजाबियों फिर फतेह 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 होऊगी। ये थोड़े हथ दे विच जान लगे मास्क पाउणा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, नाले हथ धोना, ये तुसीं गल्लां करते रहो ते मैनूं पूरा भरोसा है कि अपना ठीक चलूगा। फर्ज पऊ सानू अपना हुण आप निभाउणा, भुल ना
असी अपनी सोच नू इनोसेंट रखना, मास्क लगाना ते सोशल डिस्टेंस है रखना। एयो पहली आखिरी साडी सलाह होगी, फतेह हो पंजाबियों फिर फतेह होगी, फतेह हो पंजाबियों फिर फतेह होगी, फतेह हो पंजाबियों फिर फतेह होगी। तुसी सारे मास्क पाओ, हाथ साफ रखो, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और कोरोना पर करे फतेह। वाकई फतेह वाली गल है, फतेह करिए। मन लइए गल फतेह होगी जरूर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर के संपर्क अभियान शुरू किया है और इस दौरान विजयवर्गीय और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनता के नाम लिखे पीएम मोदी के पत्र को घर घर जाकर के बांटा। साथ ही प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश के पत्र भी लोगों को बांटे गए। में काम हुआ है। आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनसंपर्क के माध्यम से मोदी जी का पत्र जो उन्होंने जनता के नाम लिखा है, ये पत्र हम बांट रहे हैं। साथ में प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश ये हम बांट रहे हैं और साथ ही नड्डा जी ने जो सरकार की योजनाओं के बारे में प्रसन्नता व्यक्त की, उस प्रसन्नता को भी हम घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। हम सभी पोलिंग बूथों पर जाकर हमारे कार्यकर्ता ये संदेश लेके जाएंगे और राज्य की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने जो जनहितकारी कार्य किए लद्दाख क्षेत्र में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक जवान और 2 अधिकारी शहीद हो गए। इस बात को लेकर के पूरे देश में गुस्सा है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी ये गुस्सा देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर के प्रदर्शन किया और चीनी हमले की कड़ी निंदा की। साथ ही केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है कि हमारे सैनिकों की हत्या आखिर कब तक होती रहेगी। कांग्रेस इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही है। राजधानी रायपुर में भी प्रदर्शन का दौर जारी हो। हमारे साथ कांग्रेस के विकास हैं, हम उनसे बात करके जानेंगे किस तरह का। बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि लद्दाख क्षेत्र में चीन के सैनिकों ने जो लगातार कब्जा कर रहे थे, तिब्बत के क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में उनका कब्जा था और आज वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग हुई और सेना के एक अधिकारी और 2 सैनिक शहादत प्राप्त हुए। हम कांग्रेस परिवार की ओर से, छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उन तीनों शहीद सेना के जवानों को, अधिकारियों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देश के 135 करोड़ की जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहती है, गृह मंत्री से अमित शाह से जानना चाहती है कि ऐसे क्या कारण थे कि जो चीन और जो नेपाल 1965 की लड़ाई के बाद मुंह नहीं उठाते थे, बात नहीं करते थे, एक मर्यादा में रहते थे, आज ये आंख तर रहे। और हद तो तब हो गई जब आज 3 जवानों की शहादत हुई। कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष, देश का पूरा विपक्ष इस बात पर केंद्र की सरकार की ओर से स्पष्टीकरण की मांग करता है और उनसे पूछना चाहता है कि चीन में आपकी क्या नीति है, नेपाल में आपकी क्या नीति है। हर जगह विफलता मोदी सरकार को रहा, केवल सोशल मीडिया में, इंटरनेट में, व्हाट्सएप, ट्विटर में, इसमें ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिख रही। कोरोना कोविड-19 महामारी के समय में इस प्रकार का दुर्भाग्यजनक जो कृत्य हुआ है और आने वाले समय में जो चीन के साथ इनकी क्या नीति है, ये स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए। फिलहाल बातचीत चल रही थी दोनों तरफ से, चीन और भारत के दरमियान, लेकिन अचानक से चीन की हरकत से हमने 3 अपने 2 अधिकारी और 1 सैनिक को खो दिया है और इस बात का विरोध अब चालू हो गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही है, अब जवाब देना है केंद्र की सरकार को। एनबी न्यूज़ के लिए मैं जरीन सिद्दीकी, रायपुर।
छत्तीसगढ़ राज्य का वक्फ बोर्ड हमेशा से ही हाशिए पर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के पास काफी बड़ी तादाद में जमीन और संपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वक्फ बोर्ड हाशिए पर रखा गया था। अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिला, या फिर यूं कहें कि मस्जिदों को लेकर के या धार्मिक स्थलों को लेकर किसी तरह का एडवाइजरी भी कभी भी उनके लिए जारी नहीं की गई। और कांग्रेस की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का वक्फ बोर्ड सक्रिय हुआ है और पहली बार राज्य का वक्फ बोर्ड मुनाफे की ओर अग्रसर हुआ है। वहीं इस संबंध में बोर्ड के चेयरमैन सलाम रिजवी से बात की है छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ जरीन सिद्दीकी ने। सुनिए। हमेशा नदारत रहने वाला वक्फ बोर्ड नए चेयरमैन के आने के बाद काफ़ी सुर्खियों में रहता है, चाहे मस्जिदों को लेकर एडवाइजरी जारी हो और घाटे में चल रहे वक्फ बोर्ड को फायदे में लाया है नए चेयरमैन सलाम रिजवी ने। और सलाम रिजवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे सलाम रिजवी से। कोरोना काल को लेकर जो एडवाइजरी जारी की गई है उस पर किस हद तक अमल हो रहा है और किस तरह से निगरानी की जा रही है? कोरोना काल में केंद्र शासन की तरफ से जो भी निर्देश मिलते रहे समय समय पर, उन निर्देशों के पालन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की। सारी मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तान और जो मज़ार दरगाह कमेटी, इनके लिए हमने हमेशा एडवाइजरी जारी करते रही है केंद्र शासन के निर्देशों पर, और उसका लगभग लोगों ने पालन भी किया है। और जैसे मस्जिद में नमाज के लिए हमने किया था कि 3 आदमी से ज़्यादा नहीं होंगे, वो सारी सब चीज़ें जुमे की नमाज के लिए, इवन ईदगाह तक के जाने के लिए हमने केंद्र शासन के आदेशों पे मना किया था, उसको भी समाज के लोगों ने माना, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में जो अभी लॉकडाउन के आखिरी चरण में केंद्र शासन ने जो इसी जून माह में मस्जिदें और धार्मिक स्थल को खोलने के आदेश दिया है, तो उसमें भी कुछ एडवाइजरी के साथ में हमने खोलने के उनको निर्देश दिए मस्जिद कमेटियों को, जिसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। सोशल डिस्टेंस का मतलब है कि फ़र्ज़ नमाज हुए मस्जिद में पढ़ना है और नफिल और उसके अलावा जो सुन्नत नमाज़ें होती हैं वो अपने घर पे जाके पढ़ेंगे। मुसाफा करने से मना किया है, वज़ू करने से मना किया है। इसी तरीके से कुछ 8-10 पॉइंट पे हमने एडवाइजरी जारी की थी, वो लागू है और उसका पालन हो रहा है सभी मस्जिदों में। पालन हो रहा है, इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या किसी तरह की कमेटी बनाई गई है कि जो देखे कि एडवाइजरी का पालन किया जा रहा है? हमारी अपनी ऑब्जर्वर टीम जो है हर जिलों के लिए नियुक्त की गई है पहले से। वो ऑब्जर्वर टीम हमारी समय समय पर जाके मस्जिदों का, मज़ारों का निरीक्षण करती है और कहीं पर अनियमितताएँ पाए जाने से या किसी तरीके से लॉकडाउन का पालन न किए जाने पे उन्हें समझाइश दी जाती है। और यहाँ से नोटिस तक के जारी हुई है कुछ मस्जिद कमेटियों के लिए जिन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया था या कहीं पर उन्होंने गड़बड़ी की थी, तो वक्फ बोर्ड की तरफ से उन्हें नोटिस गई, उसको उन्होंने जवाब दिया। सही निर्णय वक्त पे अगर लिया जाए तो चीज़ें काफ़ी हद तक समझ जाती है और ऐसे ही कुछ करके दिखाया है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलाम रिजवी ने, और इसी तरह से आगे भी काम करते रहिए। रायपुर से मैं जरीन सिद्दीकी, एनबी न्यूज़ के लिए। चलिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।